चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन पर वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी मुख्य सिफारिशें प्रस्तुत की। तो पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन किसी कंपनी के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव को मापने के लिए मानकों का एक समूह है। देखते हैं पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां। तो कंपनी अधिनियम 2013 में ESG का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि इसे ऊर्जा संरक्षण, POSH अधिनियम, मातृत्व हितलाभ, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क जैसे पहलुओं के माध्यम से स्वीकार किया गया है। मौजूदा जोखिम, तो इसमें ग्रीन वॉशिंग, विविध क्षेत्रों में कार्यान्वयन संबंधी असमानता तथा मजबूत ESG पद्धतियों को अपनाने में लघु व्यवसायों के सामने आने वाली कठिनाइयां शामिल हैं। मुख्य सिफारिश है, तो ESG हेतु समर्पित निरीक्षण निकाय, इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाना चाहिए। इसके कार्य ESG प्रकटीकरण की निगरानी व अनुपालन सुनिश्चित करना और ग्रीन वॉशिंग के लिए दंड लगाना होने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन, तो ESG को मुख्य वाणिज्यिक रणनीतियों में एकीकृत करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी आधार प्रदान किया जाना चाहिए। क्षेत्रक विशिष्ट दिशा निर्देश तैयार करना, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लक्षित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्र ESG समितियां, तो जैसे ऑडिट समितियां होती हैं वैसे ही ESG रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समितियां बनाई जानी चाहिए। दस्तावेजीकरण, तो वित्त वर्ष 2025-26 से आगे मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में एक ESG अध्याय को शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में शुरू की गई अन्य पहले, तो व्यवसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग। इसके तहत शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ESG प्रकटीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। BRSR कोर, तो इसे ग्रीन वॉशिंग की निगरानी के लिए सेबी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिम्मेदारीपूर्ण व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश, इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने जारी किया है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार एक निश्चित टर्नओवर और लाभप्रदता वाली कंपनियों के लिए पिछले 3 वर्षों के अपने औसत निव्वल लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट है, नीति आयोग ने $200 बिलियन इलेक्ट्रिक वाहन अवसर रिपोर्ट और इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया। तो यह रिपोर्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने को तेज करने के लिए मौजूदा चुनौतियों का व्यापक आकलन और रणनीतिक सिफारिशों को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में रेखांकित की गई मुख्य चुनौतियां कौन सी हैं? तो वित्त पोषण, इलेक्ट्रिक बस और ट्रक जैसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन लेना एक बड़ी चुनौती है। चार्जिंग सुविधाएं, तो चार्जिंग स्टेशन पर्याप्त नहीं है और जो मौजूद है उनका भी कम उपयोग होता है। जागरूकता, तो जनता और निजी हितधारकों दोनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन एवं लाभों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। डेटा एवं विनियमन, तो अपर्याप्त डेटा और स्पष्ट नियमों की कमी के कारण साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में कठिनाई होती है। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें, तो प्रोत्साहनों की बजाय नियमों पर बल देना, तय समय सीमा में शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को अपनाना जरूरी करना चाहिए, पेट्रोल डीजल वाहनों को हतोत्साहित करना चाहिए और कॉर्पोरेट औसत ईंधन क्षमता मानकों को बढ़ाना चाहिए। वित्तीय समाधान, तो इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों की खरीद के लिए वहनीय ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही बैटरी लीजिंग और वाहन लीजिंग विकल्पों पर विचार करना चाहिए ताकि भारी लागत को मासिक खर्च में बदला जा सके। कुछ क्षेत्रों में पूर्ण ध्यान, तो चुनिंदा शहरों में 100% इलेक्ट्रिक परिवहन प्रणाली लागू करके उसे अन्य शहरों में विस्तार देना चाहिए। अन्य उपाय, तो अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना चाहिए, रणनीतिक चार्जिंग हब स्थानों की पहचान करनी चाहिए और निजी चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के विषय में देखते हैं, तो यह नीति आयोग द्वारा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के सहयोग से विकसित एक अग्रणी टूल है जो राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रगति का आकलन करता है। यह इंडेक्स 3 मुख्य थीम्स में 16 संकेतकों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करता है। प्रत्येक थीम का एक निश्चित भारांश होता है और कुल अंक 100 में से दिए जाते हैं। परिवहन विद्युतीकरण प्रगति 50% भारांश, यह EV अपनाने की मांग पर केंद्रित है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी 30% भारांश, तो चार्जिंग अवसंरचनाओं के विकास का मूल्यांकन करता है। EV अनुसंधान और नवाचार की स्थिति 20% भारांश। फिर नेक्स्ट है, एक संसदीय स्थायी समिति के अनुसार प्रमुख महानगरों में गिफ्ट सिटी जैसे वित्तीय केंद्र विकसित करने चाहिए। तो यह टिप्पणी वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने की है। भारत का पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में स्थापित किया गया है।
इसके विषय में देखते हैं। इसे 2015 में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत नॉन रेसिडेंट जोन के रूप में नामित किया गया है। IFSC एक ऐसा विशेष क्षेत्र होता है जहां निवासियों और गैर निवासियों को विदेशी मुद्रा में वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। IFSC के मुख्य कार्य तो अनुकूल कर संरचना। IFSC प्रतिस्पर्धी कर परिवेश में सीमा पार वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। विश्वसनीय विनियामक व्यवस्था तो यह ऑनशोर प्रतिभा को ऑफशोर तकनीकी और विनियामकीय ढांचे के साथ विविध सुविधाएं प्रदान करता है। व्यापार करने में सुगमता तो वैश्विक मानकों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के सुगम संचालन को संभव बनाता है तथा भारत में आने वाले और बाहर जाने वाले निवेश को बढ़ावा देता है। विनियामक निकाय तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण भारत में IFSCS के अंतर्गत वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करता है। IFSCA को IFSCA अधिनियम 2019 के तहत 2020 में स्थापित किया गया है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो GIFT IFSC को वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में 46वां स्थान मिला है, 5 रैंक का सुधार तथा फिनटेक रैंकिंग में 45वां स्थान मिला है। यहाँ पर 4 रैंक का सुधार हुआ है। समिति द्वारा की गई सिफारिशें तो उपग्रहीय वित्तीय नवाचार क्षेत्र या फिनटेक क्लस्टर स्थापित करना, तो समावेशी विकास को बढ़ावा देने, प्रतिभा पुल बनाने और विविध निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रमुख शहरों में क्षेत्र विशिष्ट मॉडल्स अपनाने चाहिए। उदाहरण के लिए ब्रिक्स देशों जैसे चीन के पास 10 केंद्र हैं तथा उनके पास अनेक वित्तीय हब्स हैं। नीतियों को सुव्यवस्थित करना तो इसके लिए पारदर्शिता में सुधार करना, वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल अवसंरचना और विनियामक सैंडबॉक्स को बढ़ाना जैसे उपाय किए जाने चाहिए। अन्य कराधान व्यवस्था का सरलीकरण, अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना आदि। फिर नेक्स्ट है IIT मद्रास में नए IIT मद्रास भारतीय सेना अनुसंधान केंद्र अग्निशोधन का उद्घाटन किया गया। यह नया अनुसंधान केंद्र स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की अवधारणा पर केंद्रित है, साथ ही प्रयोगशाला स्तरीय नवाचारों को उपयोग योग्य तकनीकों में बदलने का लक्ष्य रखता है। यह केंद्र परिवर्तन के 5 स्तंभों पर आधारित है। प्रौद्योगिकी को आत्मसात करना, संरचनात्मक बदलाव करना, मानव संसाधन विकास करना, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और भारत की सुरक्षा में आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी के एकीकरण को आगे बढ़ाना। रक्षा आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी समावेशन की आवश्यकता तो बढ़ता वैश्विक सैन्य व्यय SIPRI के डेटा के अनुसार यह 2024 में 2,718 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2023 की तुलना में 9.4% की वृद्धि दर्शाता है। विरोधियों का सामना करना तो पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष ने यह स्पष्ट किया कि विशेष रूप से नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में नवाचार की व्यापक संभावनाएं हैं। उभरते हुए क्षेत्र तो साइबर, अंतरिक्ष, AI, हाइपरसोनिक रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए संबंधित रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है। नवीन रुझान की बात करें तो हालिया संघर्षों में विविध सैन्य तकनीकों के उपयोग ने विकासशील देशों के लिए अपने रक्षा तंत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। भारत की प्रमुख रक्षा उपलब्धियां तो रक्षा उत्पादन यह वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, तो 2014-15 से 174% की वृद्धि दर्शाता है। रक्षा निर्यात तो वित्त वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ का रक्षा निर्यात हुआ था। यह एक दशक में 30 गुना वृद्धि दर्शाता है। 100 से अधिक देशों को निर्यात किया गया था। आयात में कमी की बात करें तो 65 से 70% की आयात निर्भरता से घरेलू विनिर्माण में 65% की वृद्धि हुई है। देखते हैं रक्षा आधुनिकीकरण के लिए प्रमुख पहले तो बढ़ता नवाचार, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार 2018 के माध्यम से MSMEs, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों को शामिल करना। इसमें एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद जैसी उपयोजनाएं भी शामिल हैं। आत्मनिर्भरता तो रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही के माध्यम से आत्मनिर्भर पहल सृजन। निम्नलिखित 3 श्रेणियों के तहत मेक परियोजनाएं तो सरकार द्वारा वित्त पोषित, उद्योग द्वारा वित्त पोषित और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निर्मित। नीतिगत सुधार तो FDI नीति में उदारीकरण, स्वचालित मार्ग से 74% तक FDI तथा 74% से ऊपर सरकारी मार्ग से FDI। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड मामले में यह निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि केवल अदालतें ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित कर सकती हैं। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक नीतिगत तरीका है जो प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो कानूनी अधिकार
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जल अधिनियम 1974 की धारा 33A और वायु अधिनियम 1981 की धारा 31A के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने का अधिकार है। प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत तो पीसीबीएस इन अधिनियमों के तहत प्रत्येक उल्लंघन पर दंड नहीं लगा सकते, बल्कि केवल तभी दंड लगा सकते हैं जब किसी संस्था ने वास्तव में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया हो। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत लागू हो तो पर्यावरणीय क्षति की भरपाई जिम्मेदार उद्योग द्वारा ही की जानी चाहिए। कार्यवाही का उचित तरीका तो बोर्ड से तय कर सकते हैं कि प्रदूषणकर्ता पर केवल जुर्माना लगाना है या तत्काल पर्यावरण की क्षति की भरपाई यानी पुनर्स्थापना करानी है या दोनों तरह के दंड लगाने हैं। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत सरकार 1996 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पर्यावरणीय क्षति की जिम्मेदारी में क्षतिपूर्ति और सुधार दोनों शामिल होते हैं। रोकथाम के उपाय तो विनियामक नुकसान होने से पहले ही निवारक या पूर्व उपाय किए जा सकते हैं। फिर बात करेंगे भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाला एक सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना जल अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। बाद में इसे वायु अधिनियम 1981 के तहत भी अधिकार दिए गए हैं। मुख्य कार्य तो वायु और जल प्रदूषण को रोकना तथा इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो इनकी स्थापना भी उपयुक्त अधिनियमों के तहत की गई है। इनका मुख्य कार्य सीपीसीबी के साथ मिलकर अपने अपने राज्य में पर्यावरण से जुड़े कानूनों और नियमों को लागू करना है। फिर अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहले न्यूज है पैन स्थायी खाता संख्या 2.0 परियोजना। तो हाल ही में आयकर विभाग ने पैन 2.0 परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट एक प्रौद्योगिकी कंपनी को दिया है। इसका उद्देश्य है पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना। पैन नंबर आवंटन 1972 में शुरू हुआ। यह 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक पहचान है। यह किसी व्यक्ति या संस्था के वित्तीय लेन देन जैसे आय रिटर्न को आयकर विभाग से लिंक करता है। टैन 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसे आयकर विभाग द्वारा टीडीएस और टीसीएस काटने वाली संस्थाओं को जारी किया जाता है। तो पैन जो है वो 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक पहचान है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति या संस्था के वित्तीय लेन देन को, आय रिटर्न को आयकर विभाग से लिंक करता है। लेकिन जो टैन है वो 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ठीक है, जिसे आयकर विभाग द्वारा टीडीएस और टीसीएस काटने वाली संस्थाओं को जारी किया जाता है। विशेषताएं तो एकल पोर्टर, पेपरलेस प्रोसेसिंग, विशिष्ट सुरक्षा उपाय जैसे पेन, डेटा वॉल्ट आदि। फिर नेक्स्ट है बॉन्ड स्विचिंग। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्ययन से पता चलता है कि सरकार ने ऋण चुकाने के बढ़ते दायित्वों के बीच बॉन्ड स्विचिंग के माध्यम से ब्याज भुगतान में 560 करोड़ रुपए की बचत की है। कितनी बचत की है? 560 करोड़ की। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार लघु अवधि में परिपक्व होने वाले सॉवरेन बॉन्ड को बेचकर दीर्घ अवधि में भुगतान वाले सॉवरेन बॉन्ड खरीदती है। इसका उद्देश्य सरकार के कर्ज भुगतान के दबाव को कम करना होता है। उदाहरण के लिए जैसे वित्त वर्ष 27, वित्त वर्ष 28 और वित्त वर्ष 29 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड्स को बेचकर वित्त वर्ष 32 के बाद परिपक्व होने वाले बॉन्ड्स की खरीद की जा रही है। इससे सरकार पर त्वरित ऋण भुगतान का दायित्व कम होता है। यह लेन देन बाजार के भागीदारों के साथ या सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किया जाता है। उद्देश्य सरकार पर निकट भविष्य में कर्ज के भुगतान के दायित्व को कम करना और बॉन्ड बाजार मजबूत करना। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड NMPB। हाल ही में NMPB ने 2 रणनीतिक समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य विलुप्ति का सामना कर रहे औषधीय पादपों के जर्म प्लाज्मा का संरक्षण करना और एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि पादप उद्यान की स्थापना करना है। इसके विषय में देखते हैं। 2000 में स्थापित यह बोर्ड केंद्रीय आयुष मंत्रालय के एक अनुभाग के रूप में कार्य कर रहा है। उद्देश्य है नीति संबंधी कार्यान्वयन के लिए अलग अलग विभागों के बीच समन्वय के माध्यम से औषधीय पादपों के उत्पादन क्षेत्र का विकास, कार्य इन सीटू एवं एक्स सीटू संरक्षण को बढ़ावा देना, स्थानीय औषधीय पादपों और चिकित्सा महत्व वाली सुगंधित पादप प्रजातियों की खेती को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना, जैसे घर स्कूल में हर्बल उद्यान स्थापित करना, गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण का समर्थन करना, जैसे गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, प्राकृतिक यानी पदार्थ, दवा, बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता के प्रमाणन को सुविधाजनक बनाना। फिर नेक्स्ट है आइसोटोप टैगिंग। दक्षिण अफ्रीका के एक विश्वविद्यालय ने वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में आइसोटोप परियोजना शुरू की। इसके तहत गेंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए आइसोटोप टैगिंग पद्धति को अपनाया गया। आइसोटोप टैगिंग कैसे कार्य करती है? तो रेडियोधर्मी समस्थानिक या रेडियो आइसोटोप यह किसी तत्व का अस्थिर रूप होता है जो अधिक स्थिर रूप में आने के लिए विकिरण उत्सर्जित करता है। इस विकिरण का पता लगाया जा सकता है तथा यह जिस पदार्थ पर पड़ती है उसमें आमतौर पर परिवर्तन उत्पन्न कर देती है। आइसोटोप टैगिंग तो एक नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया के माध्यम से
गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप की अत्यंत कम मात्रा को इंजेक्ट किया जाता है। अनधिकृत परमाणु सामग्रियों की पहचान करने के लिए दुनिया भर में सीमाओं, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर लगाए गए रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर टैग किए गए गैंडों के सींग यानी हॉर्न का आसानी से पता लेंगे। फिर नेक्स्ट है पेंगोंग त्सो झील। तो हाल ही में संयुक्त अभियान दल ने लद्दाख के पेंगोंग त्सो क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरिक थर्ड और माउंट कांगजू कांगरी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। पेंगोंग पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वतमाला की सहायक श्रेणी है। इस श्रेणी का नाम पेंगोंग त्सो झील के नाम पर पड़ा है। इसके विषय में देखते हैं। यह समुद्र तल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इसका 1/3 हिस्सा भारत में तथा शेष 2/3 हिस्सा चीन में है। विशेषता इसकी, इस झील के पानी का रंग कभी नीला, कभी धूसर हरा और कभी लाल दिखाई देता है। खारा जल होने के बावजूद यह झील सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। आश्रय स्थली तो गर्मियों के दौरान बार हेडेड गीज, ब्राह्मणी बत्तख, काली गर्दन वाले सारस और सीगल जैसी पक्षी प्रजातियां इस झील के पास देखी जाती हैं। फिर नेक्स्ट E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। तो हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम में 20% एथेनॉल मिश्रण को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वे तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसके विषय में देखते हैं। पेट्रोल और एथेनॉल का 80:20 के अनुपात में मिश्रण है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018-2022 में संशोधित 2030 की बजाय अब एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। लाभ ईंधन की प्रदर्शन में सुधार करता है, वाहन के संपूर्ण उपयोग काल के दौरान होने वाले उत्सर्जन को कम करने में योगदान देता है, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा किसानों और ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक लाभ प्रदान करता है। मुख्य चिंताएं हैं कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता में कमी आने की आशंका, पुराने वाहनों में जंग लगना या खराब हो जाना तथा इंजन में संशोधन की आवश्यकता के कारण रखरखाव लागत बढ़ना। फिर नेक्स्ट है एशियाई विशालकाय कछुआ। तो नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में एशियाई विशालकाय कछुए को फिर से लाया गया है। प्रियवास है यह कछुआ प्रजाति बांग्लादेश, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। सिंगापुर में यह प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो एशिया की मुख्य भूमि पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति है। यह एक कीस्टोन प्रजाति है, यानी इसका अस्तित्व पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक है। यह एकमात्र कछुआ प्रजाति है जो जमीन के ऊपर अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है, जबकि अन्य कछुआ प्रजातियां जमीन में गड्ढा बनाकर अंडे देती हैं। IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध मुख्य खतरे प्रियवास नष्ट होना, स्थानीय उपभोग के लिए शिकार करना आदि। फिर नेक्स्ट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने PMMVY के लिए विशेष पंजीकरण अभियान जारी रखने की तिथि को बढ़ावा दिया। इसके विषय में देखते हैं। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे मिशन शक्ति की उपयोजना यानी सामर्थ्य के तहत संचालित की जा रही है। उद्देश्य है गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषक आहार लेने और कार्य से अनुपस्थिति रहने पर पारिश्रमिक की हानि की भरपाई हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से आर्थिक सहायता देना। उपयुक्त माताओं को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। उपयुक्त प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 की धारा 4 के अनुरूप है। नकद प्रोत्साहन की बात करें तो प्रथम संतान के जन्म पर 2 किस्तों में 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। दूसरे संतान के रूप में लड़की के जन्म होने पर एक किस्त में 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है फिलीपींस, राजधानी मनीला। तो भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसके पश्चिम में दक्षिण चीन सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में सुलू और सेलेब्स सागर तथा उत्तर में बाशी चैनल है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो ये 3 प्रमुख द्वीप समूहों से मिलकर बना है। उत्तर में लुजोन यानी सबसे बड़ा द्वीप, मध्य में विसाए और दक्षिण में मिंडानाओ यानी अलगाववादी आंदोलन से प्रभावित है। जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। प्रमुख ज्वालामुखी मेयोन, ताल और पिनाटुबा। ठीक है, बात की हमने फिलीपींस की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।